महोदय, अध्यक्ष महोदय, जवाब आ गया। अध्यक्ष महोदय, प्रश्न पूछा, जवाब दे रहा हूँ इनका, जवाब नहीं आया। इनका जवाब दे रहा हूँ। अध्यक्ष जी जवाब भाई से आ गया। आप बैठे, आप पुराने सदस्य हैं, आप अनुभवी हैं, आप बैठिए, आप बैठिए। शांति, बैठिए। अंकित नहीं, इसे 15 मिनट हो गए। एक पे 5-7 मिनट से ज्यादा नहीं दे सकते, इस पे नहीं दे सकते। नहीं, रोहित बोरा, बात इस प्रश्न का उत्तर आ गया सर, इस प्रश्न का उत्तर आ गया। अब रोहित बोरा बोलिए, आप बोलिए, नहीं तो अगला पुकारूंगा, नहीं तो अगला पुकारूंगा। बोलिए, आप बोलिए। प्रश्न नंबर 2। माननीय मंत्री महोदय, अब प्रश्न अगला आ गया। बैठो, आप अगली बार इनको चैम्बर में बुला लेना। अब बैठिए। कह दिया। अध्यक्ष महोदय, ऐसा है कि एक कलाम कोचिंग सेंटर सीकर में है। अब मैंने कहा, और बैठिए, 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 सब बैठिए। आसन पाओ पे, आसन पाओ पे। अगला प्रश्न पुकार लिया है। सदन की कार्रवाई 15। किरोड़ी लाल जी, उत्तर लो दूसरे प्रश्न का। नहीं है मंत्री जी, माननीय मंत्री जवाब दें। जी नहीं, विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास योजना अंतर्गत आवंटित राशि ₹1000 करोड़ वित्तीय वर्ष 2022 अपनी जगहों पे जाइए। रिलीज की अच्छा शोभा पहले दिन नहीं देता, अपनी जगह पे जाइए। परिशिष्ट 1% आ गया। अगला प्रश्न पुकार लिया। आपके 15 मिनट से ज्यादा प्रश्न नहीं चलता। अब आपको तो मैंने स्पेशली अनुमति दे दी, बाकी आप तो थी नहीं। उसके प्रश्न का उत्तर आ गए। और ऐसे पूरा 2 किसी को देनी है। प्रश्न क्रमांक 3, श्री गोविंद प्रसाद बोलिए। प्रश्न संख्या 127। चलो माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, खंड 1 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मनोर थाना में रक्त की आपूर्ति जिला अस्पताल झालावाड़ से की जाती है। औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 के अनुसार ब्लड स्टोरेज यूनिट में वार्षिक खपत 2000 यूनिट तक की खपत होने पर नवीन ब्लड बैंक की स्थापना की जाती है। वर्तमान में CHC मनोर थाना में वार्षिक खपत 2000 यूनिट से कम होने के कारण ब्लड बैंक की स्थापना किया जाना वर्तमान में विचाराधीन नहीं है। भारत सरकार की ट्रॉमा गाइडलाइंस के अनुसार घायल व्यक्तियों को किन्हीं भी परिस्थितियों में 50 किलोमीटर से अधिक परिवहन की आवश्यकता नहीं पड़े। इसी क्रम में प्रत्येक 100 किलोमीटर की दूरी पर एक ट्रॉमा सेंटर स्थापित किए जाने का प्रावधान है। झालावाड़ में मेडिकल कॉलेज में ट्रॉमा सेंटर स्थापित है। ट्रॉमा गाइडलाइंस एवं गुण के अनुसार वित्तीय प्रावधान होने पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मनोर थाना में ट्रॉमा सेंटर स्थापित किया जा सकेगा। खंड 2 विधानसभा क्षेत्र मनोर थाना जिला झालावाड़ में संचालित राजकीय चिकित्सालयों की सूची परिशिष्ट अ पर संलग्न है। विधानसभा क्षेत्र मनोर थाना में संचालित चिकित्सा संस्थानों के विशेषज्ञ चिकित्सक एवं नॉन गेजेटेड कैडर की स्वीकृति कार्यरत एवं रिक्त पदों की सूची परिशिष्ट ब एवं स पर संलग्न है। पदोन्नति के रिक्त पदों को DCP के अंतर्गत पदोन्नत चिकित्सकों से PG पूर्ण चिकित्सक उपलब्ध होने पर यथासंभव भरने का प्रयास किया जाएगा। चिकित्सा अधिकारी के रिक्त पदों को भरने हेतु 1265 रिक्त पदों की भर्ती की कार्रवाई प्रस्तावित है एवं चिकित्सा अधिकारी दंत के रिक्त पदों पर भरने के लिए 172 पदों की रिक्विजिशन राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय जयपुर को भिजवाई जा चुकी है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में नर्सिंग ऑफिसर के 8750, फार्मासिस्ट के 3076, महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के 4847, सहायक रेडियोग्राफर के 1178, लैब टेक्नीशियन के 2190 एवं डेंटल टेक्नीशियन की 151 पदों पर शिफू के माध्यम से विज्ञप्ति जारी कर भर्ती की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।
भर्ती प्रक्रिया पूर्ण होने पर उपलब्ध होने वाले कार्मिक का रिक्त पदों पर पदस्थापन करने का विचार किया जा सकेगा। खंड 3 कस्बा मनोर थाना पंचायत मनोर थाना जिला झालावाड़ में वर्तमान में 3 शैय्याओं युक्त सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र स्वीकृत है। स्वीकृत शैय्याओं का वर्ष 2022 में 72.18% शैय्याओं की उपयोगिता BOR रही है। इसलिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मनोर थाना की शैय्याओं में वृद्धि किया जाना वर्तमान में विचाराधीन नहीं है। माननीय सदस्य। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूँगा कि मनोर थाना CHC जिला मुख्यालय से करीब 110 किलोमीटर दूरी पर स्थित है और इसमें 150 गांव इसके अंतर्गत आते हैं और 4 PSC इसके अंतर्गत आती है। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूँगा कि इसको उप जिला अस्पताल बनाने की घोषणा करें या इसको और क्या क्या सुविधाएं आप दे सकते हो, क्योंकि ये बहुत दयनीय स्थिति वहाँ की। तो मैं आपसे निवेदन करता हूँ मंत्री महोदय कि आप इसको उप जिला अस्पताल घोषणा करने की कृपा करें। आप प्रश्न पूछिए। चलिए। हाँ माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने ब्लड बैंक के लिए निवेदन किया था अपने प्रश्न में। हमारा जो नियम है 2000 यूनिट प्रति वर्ष अगर कंजम्पशन होता है तो ब्लड बैंक स्थापित किया जाता है। यहाँ पर लगभग प्रति वर्ष जो है 50 यूनिट से ज़्यादा यूज़ नहीं होता है, तो अगर ब्लड बैंक खोलेंगे तो वो ब्लड जो है आपका ख़राब हो जाएगा। पास ही में अखलेरा है 40 किलोमीटर CHC, वहाँ पर इसको जो है वहाँ पर सब ये ब्लड स्टोरेज की सुविधाएं हैं। ट्रॉमा सेंटर के लिए भी आपने बोला था, तो झालावाड़ मेडिकल कॉलेज में बहुत ही सेपरेट बिल्डिंग और अल्ट्रा मॉडर्न आपका ट्रॉमा सेंटर बन रहा है, तो वैसा आपके लिए आपका उपयोग ज़्यादा रहेगा, जिसके अंदर सब मशीनें बजाय कि एक छोटा आपके खोला जाए। आपकी जो वेकेंट पोस्ट है, मैंने गूगल मैप से भी देखा, आप बिल्कुल एक कोने में हैं, मध्य प्रदेश के बॉर्डर में हैं, तो आपके जो है जो भर्तियाँ जो हैं आपके जो जैसे होती है आपके जो रिक्त पद जो है उनको ज़्यादा से ज़्यादा भरेंगे ताकि आपकी जो एफिशिएंसी हॉस्पिटल की बढ़े। एम्बुलेंसेस जो है आपकी 104 108 में कोई भी आपकी समस्या हो उसका भी समाधान किया जाएगा। और कोई प्रश्न है? धन्यवाद। प्रश्न क्रमांक 4 चंद्रभान सिंह। और किसी को अनुमति नहीं है सिवाय विपक्ष नेता पूछेंगे। है आपका प्रश्न लास्ट में, आप बोले नहीं जिस समय पुकारा गया, आप बोले नहीं, अब नहीं आएगा, अब लास्ट में आएगा, समय बचेगा तो आएगा। आप प्रश्न क्रमांक प्रश्न संख्या 4 पूछिए। एक सेकंड जैसा कि एक सेकंड बैठिए चंद्रमा, एक बार बैठिए। प्रश्न के खंड 2 में एक सेकंड अन्य मंत्री महोदय ने ये बताया है कि नर्सिंग ऑफिसर के 8,750, फार्मासिस्ट के 3,067, स्वास्थ्य कार्यकर्ता के 4,847, रेडियोग्राफर के 1178 और लैब टेक्नीशियन 2190, डेंटल टेक्नीशियन 151 पदों की भर्ती प्रक्रियाधीन है। तो ये भर्ती एक तो कब तक प्रक्रिया इसकी पूरी हो जाएगी? दूसरा, क्या सरकार की जानकारी में है कि हमारे आसार्थी इन्हीं भर्ती को पूरी कराने के लिए लगातार आमरण अनशन कर रहे हैं सीफू के ऊपर, उसकी आपने क्या रणनीति बनाई है और कब तक आप इसको पूरा करना चाहते हैं? माननीय मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, ये जितनी भी भर्तियों हैं इसकी फाइनेंशियल स्वीकृति फाइल सब हमने भेज दी है। हमारी सरकार को 1 महीने से थोड़ा ही ज़्यादा समय हुआ है, तो आप ये आशा करते हो कि पहले ही दिन आके भर्तियाँ कर दें, वो संभव नहीं है। पर ये हम महसूस करते हैं जो शॉर्टफॉल हो रहा है और इसका प्रयास करके हम इसको जल्दी से जल्दी माननीय सदस्य आपको बोलने की अनुमति नहीं है, आपको अनुमति नहीं है, आप बीच में खड़े नहीं होंगे, भले आप हर प्रश्न में खड़े हो जाते हो। अध्यक्ष महोदय आपका प्रश्न उत्तर आपकी खुद की सरकार ने ये कहा है कि 100 दिन में हम कार्य योजना बनाएंगे, सारे काम पूरे कर देंगे, और पिछले 10 दिन पहले आपके मुख्यमंत्री जी ने ये कहा है कि हमने 100 दिन की कार्य योजना 30 दिन में पूरी कर ली है। तो उस 30 दिन में ये काम नहीं हो रहा क्या?
और कब तक होगा? और आप 5 साल का इंतजार करेंगे क्या अध्यक्ष जी? आ गया उत्तर। आप 5 साल के लिए सरकार बनी है, ये सही है, लेकिन 5 साल बाद आखिरी दिन काम करेंगे, ये नहीं बने। उन्होंने उत्तर दे दिया है, अब उत्तर नहीं आया सर, आप कब तक करेंगे ये बता दें। उन्होंने कहा जल्दी से जल्दी करेंगे। नहीं तो फाइनेंशियल तो होने के बाद ही तो भर्ती जल्दी से जल्दी करेंगे मंत्री। पूरी प्रक्रिया कंप्लीट हो चुकी है, सिर्फ पोस्टिंग देनी है, सिर्फ पोस्टिंग देनी है, सारी प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। सरकार इस पे गंभीरता से विचार करे। संख्या 4 संख्या 4 उत्तर सभा पटल पर रख दिया गया। 1 मिनट माननीय सदस्य बैठिए। अब प्रश्न लास्ट में आएगा, सारे प्रश्न पूरे होने के बाद आएगा, कोई बीच में नहीं बोलता हम नहीं आएगा प्रश्न, अब नहीं आएगा। बैठिए, आप उस समय यहाँ आ जाते हो, वेल में आ जाते हो, फिर कहते हो प्रश्न। अच्छा उत्तर मेरे बात आप उस समय वेल में क्यों आए? वेल में आए तो होगा। मंत्री महोदय स्थगित नहीं है मेरे पास। आ गए तो अब भी होगा। हाँ होगा, बाद में आएगा, बाद में आएगा। मैंने व्यवस्था दे दी है, मैंने व्यवस्था दे दी। बैठिए, मैंने पहले ही दिन आकर के आप सोच रहे हो, यानी मैं जितना लीनियंट हो रहा हूँ उतना ही आप आगे बढ़ते जा रहे हो। माननीय मंत्री महोदय प्रश्न स्थगित नहीं है, मेरे पास उत्तर आया है और छाप लगी हुई है इस पे। क्या माननीय मंत्री जी? जी, उत्तर दीजिए। सबसे पहला, वर्तमान में ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। प्रश्न का उत्तर आ रहा है जी। दूसरा, वर्तमान में ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। तीसरा, ऐसा कोई विचार वर्तमान में सरकार के स्तर पर विचार में नहीं है। मेरे को जवाब दिया वो नहीं पढ़ रहे हैं मंत्री महोदय, आपने जवाब क्या दिया ये मेरे पास जवाब है। मैंने कहा था कि सभा पटल पर रख दिया है, आप प्रश्न पूछ लीजिए मुझसे। नहीं, आप एक बार उसको जवाब तो सुना दे साहब। तो मैं वही तो सुना दे, सब सुन ले, सब जवाब आपने अरे जवाब आप क्यों खड़े पूछा है हो? प्रश्न करता खड़ा है। माननीय मंत्री जी, माननीय मंत्री जी, अरे अरे बैठिए, बाकी सदस्य बैठिए, 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 अरे बैठिए, बैठिए। माननीय सदस्य सब है, जिसका प्रश्न है, जिसका प्रश्न है उसको बोलने दीजिए। एक सेकंड रुक जाए, तो ये रुक जाए यार। अरे माननीय सदस्य प्रश्न का उत्तर सुने। ऐसा ही है माननीय महोदय। अरे आप, ये मेरा काम है, मेरा काम आप नहीं करेंगे, मेरा काम मेरे करने दीजिए। हाँ तो आप बैठिए ना, आप बैठिए, मैं आपके नेचर जानता हूँ, जो हो रहा है मैं देख रहा हूँ उसको, आपको देखने का अभी जिम्मेदारी नहीं मिली है। बैठिए, अरे आने दीजिए उत्तर, आप बैठिए, उत्तर आने दीजिए। मैं आपको, अरे आपको बोलने की अनुमति नहीं है, बैठिए। आप हमारे हैं तभी तो आपको कहा था, अब आप बैठिए, उत्तर तो आने, अरे उत्तर आने दीजिए, व्यवस्था चलाने दीजिए, इसलिए तो कह रहा हूँ बैठिए, आपका हूँ इसलिए कह रहा हूँ बैठिए। माननीय स्पीकर महोदय, इनका जो प्रश्न है वो सबसे पहला है, क्या सरकार योजना में लाभान्वितों की निर्धारित सीमा 2 लाख में वृद्धि करने का विचार रखती है? उसका उत्तर यह है कि वर्तमान में ऐसा कोई प्रस्ताव विचार नहीं है। मंत्री महोदय, प्रश्न भी अलग है, जवाब भी अलग है। अरे ये उत्तर है मेरे पास है, वो उत्तर पढ़िए ना। आप कैसे उत्तर है मेरे पास, उत्तर पढ़िए। उत्तर मेरे पास है। ये इस तरीके की सदन की स्थिति, अरे उत्तर क्या है भाई? अध्यक्ष जी, आप ये देखिए, बैठिए, बैठिए। आपके सरकार के मंत्री को नहीं पता कि जवाब क्या देना है। आएगा जवाब, प्रश्न कुछ लगा है, जवाब कुछ दे रहे हैं, क्यों यहाँ की गरिमा गिरा रहे हैं? अन्य स्पीकर महोदय, मंत्रियों को जो जवाब देना चाहिए उसकी तैयारी नहीं है, रिप्लाई नहीं आ रही है, और जवाब ही नहीं है। क्वेश्चन क्या है, जवाब क्या दे रहे गई थी। वर्तमान में प्रदेश में बेरोजगार युवाओं को बेरोजगारी भत्ता दिए जाने हेतु मुख्यमंत्री युवा संबल योजना लागू है। इस योजना में वर्तमान में सरवण जी, आप बैठो, मैं सक्षम कर लूंगा। 1,656 आशार्थियों को भत्ता दिया जा रहा है, जिसमें पुरुष आशार्थियों को 4,000 रुपए एवं महिला निःशक्तजन एवं ट्रांसजेंडर आशार्थियों को 4,500 रुपए प्रतिमाह भत्ता दिया जा रहा है। दूसरा, तहसील चित्तौड़गढ़ में विगत 3 साल में कुल 3,106 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिसमें से 1,470 आशार्थियों को भत्ता दिया गया है। पुरुष आशार्थियों को 4,000 रुपए एवं महिला निःशक्तजन व ट्रांसजेंडर आशार्थियों को 4,500 रुपए प्रतिमाह दिया गया है। विभागीय पोर्टल पर विधानसभा वार डाटा संधारण नहीं किया जाता है। तीसरा, जी हां, पूर्ववर्ती सरकार द्वारा बेरोजगारी भत्ता
3,500 रुपये प्रतिमाह तक करने की घोषणा की गई थी। वर्तमान में योजना अंतर्गत पात्र पुरुष आशार्थियों को 4,000 रुपये, महिला निषक्तजन व ट्रांसजेंडर आशार्थियों को 4,500 रुपये प्रतिमाह नियमित रूप से बेरोजगारी भत्ता दिया जा रहा है। पूरे प्रश्न एक। माननीय अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो मुझे आपको संरक्षण चाहिए, क्योंकि इस जवाब का वास्तव में अधिकारी इस चीज को भ्रमित कर रहे हैं, क्योंकि 5 साल तक बीजेपी ने धरना, प्रदर्शन, ज्ञापन सब कुछ किया था। आप प्रश्न पूछिए। मैं प्रश्न ये कर रहा हूं कि युवा बेरोजगार का एक तो भत्ता बढ़ाने की बात हुई, बेरोजगार भत्ता देने की पात्रता का पंजीकरण विधि क्या है? आज की तारीख में कितनों बेरोजगार आवेदन लंबित हैं, पात्र कितने हैं, अपात्र कितने हैं, एक तो ये बताएं। दूसरा, कुल कितनी राशि महिला एवं पुरुष अन्य पात्र को दी गई है, जिलेवार सूची हम उपलब्ध करवाएं। बैठिए माननीय बाद मंत्री। में पूछो ना। माननीय स्पीकर महोदय, ये जो योजना है ये 2007 में शुरू करी गई थी और 2007 में इस योजना का नाम अक्षत योजना था। तब उस समय के हिसाब से जो राशि थी वो निर्धारित कर दी गई थी। अगर सदन चाहता है तो मैं यहाँ पटल पे रख सकता हूँ। उसके बाद 2009 में इसमें परिवर्तन करा गया, इसमें कौशल को जोड़ा गया, इसका नाम अक्षत कौशल रखा गया। उसके बाद 2012 फिर 2019 में इसके नाम भी बदले गए, इसमें राशि भी बढ़ाई गई क्योंकि समय के हिसाब से राशि बढ़ाई जा रही थी। शुरुआत में 2007 में जब ये योजना शुरू हुई तब एक सीमित मात्रा में जो कैप था, अपर लिमिट था, वो एक सीमित मात्रा में था, उसको बढ़ा दिया गया बाद में, उसको 2 लाख, अधिकतम 2 लाख युवाओं को एक समय पे 2 साल तक लगातार ये दिया जाएगा। इसके अंदर आज की तारीख में 1,86,656 आज की तारीख में युवा हैं जिनको ये मुख्यमंत्री युवा संबल योजना अंतर्गत लाभार्थी हैं। और आज की तारीख तक यानी 2007 से लेकर आज की तारीख तक इसमें 6,38,621 ये सारे लाभार्थी हैं। अभी जब मैं अपने साथी को ये बताना चाहूँगा कि इसमें पात्र होने की कुछ शर्तें होती हैं और अपात्र भी हो सकते हैं। इसके अगर आप चाहें तो मैं वो यहाँ पर पढ़ सकता हूँ आपके लिए। नहीं, वो आप इनको दे देना। आप तो यहाँ बाद में आप संक्षिप्त उत्तर दीजिए। अध्यक्ष महोदय, हाँ, दूसरा कोई बैठिए। नहीं, दूसरा प्रश्न है। इतने बेरोजगार युवाओं के फार्म लंबित पड़े हैं, अधिकारी है वहाँ है नहीं, कर्मचारी वहाँ है नहीं, और अभी मैंने इतना पूछा कि मेरे वहाँ कितने लंबित हैं, कितने अपात्र आपने किए हैं, कितने पात्र हैं, एक बात वो बता दें। और जिनको आपने निरस्त किए हैं वहाँ जितने भी आवेदन आए उनके 10% फार्म ही वो, भली ये सरकार रही हो, ये इन्होंने भी यही घुमा फिरा के जवाब दिया है। आप जब यहाँ बैठते थे अध्यक्ष महोदय तो आपको ध्यान में है, तो घुमा फिरा के जवाब दिए हैं। युवा बेरोजगारों को भत्ता देने की जो अपन फार्म निरस्त करते हैं उनकी क्या विधि है, क्योंकि जो फार्म आते हैं उनको केवल 2 से 5% फार्म रखते हैं, वरना सब फार्म रिजेक्ट करते हैं। मेरे वहाँ आज की तारीख में चित्तौड़गढ़ जिले में कितने तो पात्र हैं, कितने अपात्र हैं, इतने का आप बता दें। माननीय मंत्री जी। चित्तौड़गढ़ तहसील के अंदर जैसे मैंने पहले बताया था, माफ कीजिए, क्षेत्र चित्तौड़गढ़ का है। क्षेत्र चित्तौड़गढ़ तो जिला नहीं लिखा है। पिछले 3 साल से 3,106 आवेदन प्राप्त हुए हैं और आज की तारीख में 1,470 आशार्थियों को भत्ता दिया जा रहा है। इसके अंदर जो आवेदन जिनके इसमें चेकिंग होती है, डॉक्यूमेंट्स की चेकिंग होती है, कुछ एक होते हैं जिन्होंने अपना इंटर्नशिप नहीं करी हुई होती, कुछ होते हैं जिनको अप्रेंटिसशिप के लिए भेजा जाता है। जब वो पूरे पात्र बनते हैं तभी उनको आगे एक्सेप्ट करा जाता है। मैं माननीय अपने साथी को बताना चाहूँगा कि 1 महीने के अंदर अंदर हम सारे डॉक्यूमेंट चेक कर लेते हैं और जो एक प्रोबेबल कैंडिडेट होता है उसको लाभ बेनिफिट मिलना विदिन 1 मंथ शुरू हो जाता है। जैसे जैसे जो 2 लाख की सीमा होती है, जो कैप होता है, उसमें से जैसे कम होते हैं, जैसे अभी 1,86,000 है तो तकरीबन 15,000 का जो गैप है अभी उसकी चेकिंग चल रही है और उसको हम भरते रहेंगे। जैसे अपात्र होते जाते हैं यहाँ से जो हमारा डिपार्टमेंट है वो उसकी पूर्ति करता रहता है। श्री राजकुमार रोत। अध्यक्ष महोदय, पुकार लिया पहले। एक सेकंड। इसमें एक तो जो आपका खंड ब में जो आपने उत्तर दिया है वो बड़ा अजीब है अध्यक्ष जी, कि हम विधानसभा वाइज डाटा संधारण नहीं कर सकते। तो मेरा तो एक पहला क्वेश्चन तो ये है मंत्री जी से
कि क्या सरकार विधानसभा वाइज डाटा करने में सक्षम है या नहीं है, एक नंबर। दूसरा नंबर बात यह है कि आपने बीजेपी के घोषणा पत्र में ये कहा गया कि हम सभी बेरोजगार युवाओं को भत्ता देंगे। अब जो सरकार भत्ता दे रही है इसने कुछ क्राइटेरिया लगा रखे हैं, तो क्या ये सरकार 100 दिन की कार्य योजना के अंदर सभी राजस्थान के बेरोजगार युवाओं को भत्ता देने का विचार रखती है या नहीं? माननीय स्पीकर महोदय, जैसे मैंने आपको शुरू में यहाँ पे सदन में बात रखी थी कि 2007 में सबसे पहले बेरोजगारी भत्ता की जो योजना थी अक्षत योजना के नाम से शुरू हुई थी। सिंपल, वो हमारी ही सरकार ने और कोई नहीं बोलेगा बीच में, बैठे बैठे नहीं बोलेंगे। उसके बाद में उसी योजना को जो जो दूसरी आपका प्रश्न नहीं है, उसने आपका प्रश्न नहीं है। चित्तौड़गढ़ के अंदर सदस्य आज की तारीख के अंदर कोई भी पेंडिंग केस नहीं है। और जहां तक बात रही, जो डेटा है वो डेटा एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट के हिसाब से ही रखा जाता है, तो जिलेवार ही डेटा रखा जाता है। अगला प्रश्न है राजकुमार रोहत का जवाब ही नहीं है अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष जी, दोनों क्वेश्चन का जवाब नहीं है। दोनों क्वेश्चन का जवाब नहीं है। कंपेयर नहीं कर सकते। दोनों ही क्वेश्चन का जवाब नहीं है। आई विल नेम यू। मैंने दो चीज, मैं आपका नाम बोलूंगा। अध्यक्ष जी, बाद में खड़े हो जाते हो एक दो लोग। आप हमें, आई विल नॉट टॉलरेट इट। आई कैन टेल यू फ्रैंकली, हर प्रश्न में खड़े हो जाते हो। जिन्होंने पूछा है मैंने विपक्ष नेता को अलाउ किया। ये आपका मेरा आप हमें कोऑपरेट कीजिए अध्यक्ष जी, आपका संरक्षण चाहते हैं। अब मैंने नाम पुकार दिया है। दो सिंपल क्वेश्चन है कि सरकार विधानसभा वार डाटा रखने में सक्षम है या नहीं है, और दूसरा सभी बेरोजगारों को भत्ता देना चाहते हैं कि नहीं है, बस हाँ या ना। राजकुमार रोहत। अध्यक्ष महोदय, पिछले दोनों क्वेश्चनों के जो जवाब आया उससे सदन प्रश्न पूछे। अध्यक्ष महोदय, प्रश्न संख्या 243 मेरे पास लिखित में जवाब आ गया है। आपकी आज्ञा हो तो मैं सीधे प्रश्न पूछ लूं। पूरे प्रश्न पूछिए। ये पंचायत समिति 2017 में स्वीकृत हुई थी और इसको 15 माह में कंप्लीट करना था, लेकिन आज 7 वर्ष हो चुके, नहीं हो पाए हैं। इसी को लेकर मेरा क्वेश्चन लगा है। मेरा पहला सवाल ये है कि इसकी अनियमितता को लेके 16 सीसी चार्जशीट दी गई है, तो वो कितने लोगों को दी गई है, किन किन को दी गई है? दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है कि 17 सीसी जो चार्जशीट है वो चार्जशीट अभी प्रक्रियाधीन बताया गया है, तो वो चार्जशीट किस किस को मिल रही है और कब तक मिलेगी? 2 क्वेश्चन। माननीय मंत्री महोदय, तीसरा क्वेश्चन मेरा ये है, अभी 2 तो पूछ लीजिए, तीसरा भी आप पूछ लेना। हाँ माननीय अध्यक्ष महोदय, ये सच है कि पंचायत समिति का भवन बनना था और आज तक पूरा नहीं हुआ। एक गंभीर विषय है, परंतु मुझे बहुत दुख है इस बात का ये कि इसमें 6 साल में पूर्व सरकार ने 26 वीडियो के ट्रांसफर किए हैं। 26 वीडियो के इस पंचायत समिति 26 बार वीडियो आया। अब मुझे सबसे पहले तो जिस अधिकारी ने ये ट्रांसफर किए हैं, अरे उत्तर सुनिए ना, उत्तर मंत्री जी को उत्तर के लिए नहीं कह सकते हो, क्या दें? जिस अधिकारी ने ये ट्रांसफर किए इतनी बार, उनके खिलाफ भी कार्रवाई करूंगा। एक बात। दूसरी बात यह है कि इसमें जो अनियमितताएं हुई हैं वो माननीय सदस्य को भी ध्यान है, क्योंकि इसमें जो हमने जो चार्जशीट्स लगभग सबको दे दिए, 16 सीसी कार्रवाई कर रहे हैं, और एक जो इसमें आईएन है वो मेरी मोटी जानकारी के अनुसार अब दुनिया में नहीं रहे हैं, लेकिन जो जयन है उनको हम निलंबित करते हैं। और जो वीडियो रहा है इसमें अधिक समय और 3-4 बार वापस उसी वीडियो को लगाया गया है। शायद तत्कालीन अधिकारी या तत्कालीन मंत्री के कोई वेस्टेज इंटरेस्ट रहे होंगे, इसलिए मैं उस वीडियो को भी निलंबित करता हूं। हो गया आपका? और कोई? अध्यक्ष महोदय, एक पूछ सकते हो। माननीय मंत्री महोदय 26। हाँ पूछे। मेरा क्वेश्चन ये है कि जो
जो फर्म काम कर रही थी उस फर्म को ब्लैक लिस्टेड किया गया है, लेकिन वही फर्म और उस फर्म से रिलेटेड जो व्यक्ति है उसकी दूसरी फर्म पूरे जिले में काम कर रही है। अब गवर्नमेंट का सर्कुलर है कि जो फर्म जिस डिस्ट्रिक्ट में अगर ब्लैक लिस्टेड होती है तो वो डिस्ट्रिक्ट या संभाग में उस फर्म से दूसरी जगह काम नहीं हो सकता है। तो क्या विभाग ने क्या इस फर्म के द्वारा दूसरी जगह और उस फर्म से रिलेटेड जो व्यक्ति है उसकी दूसरी जो फर्म है वो जिले में काम कर रही है तो उस पर क्या कार्रवाई करेंगे मंत्री जी, ये उत्तर दें। माननीय अध्यक्ष महोदय, इस फर्म को जो ब्लैक लिस्टेड किया है, हम राजस्थान के सभी जो विभाग है जो निर्माण का काम करते हैं उनको भिजवा देंगे। और जैसा माननीय सदस्य का ये भी कहना है कि वो दूसरी फर्म भी है यदि उसी के नाम से है और यह फर्म में सदस्य वही है, नाम दूसरा है, सदस्य वही है, तब भी हम सूचना सबको दे देंगे ताकि वो संबंधित डिपार्टमेंट जिनमें काम करते हैं उनको ब्लैक लिस्टेड मान करके आगे काम न दे। क्वेश्चन नंबर 375। माननीय मंत्री महोदय। माननीय अध्यक्ष जी, खंड 1 विधानसभा क्षेत्र बयाना में राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 के तहत 16 मंदिर पंजीकृत प्रन्यास है, जिसकी सूची परिशिष्ट 1 पर संलग्न है। देवस्थान विभाग द्वारा प्रतिबंधित एवं नियंत्रित 2 मंदिर एवं एक सुपुर्दगी श्रेणी का मंदिर है, जिनका विवरण निम्नानुसार है। राजकीय आत्मनिर्भर श्रेणी मंदिर श्री कैला देवी जी झील का बड़ा मंदिर की अचल संपदा का विवरण निम्नानुसार है। बयाना विधानसभा क्षेत्र में देवस्थान विभाग द्वारा प्रतिबंधित एवं नियंत्रित राजकीय आत्मनिर्भर श्रेणी मंदिर श्री कैला देवी जी झील का बड़ा बयाना है। इस मंदिर की कोई कृषि भूमि नहीं है। व्यावसायिक संपदाओं में मंदिर की 9 दुकानें एवं मेला क्षेत्र में अस्थायी चबूतरे है, कोई आवासीय संपदा नहीं है। राजकीय आत्मनिर्भर श्रेणी मंदिर श्री उषा जी किला बयाना की अचल संपदा में मंदिर परिसर है। सुपुर्दगी श्रेणी में देवस्थान विभाग द्वारा नियंत्रित राजकीय सुपुर्दगी श्रेणी का एक मंदिर श्री ब्रज दुले जी बयाना है। मंदिर श्री ब्रज दुले जी अचल संपदा में परिसर है। खंड 2 राजकीय आत्मनिर्भर श्रेणी मंदिर श्री कैला देवी जी झील का बड़ा मंदिर की कृषि तथा व्यावसायिक आवासीय संपत्तियों का विवरण निम्नानुसार है। बयाना विधानसभा क्षेत्र में देवस्थान विभाग द्वारा प्रतिबंधित एवं नियंत्रित राजकीय आत्मनिर्भर श्रेणी मंदिर श्री कैला देवी जी झील का बड़ा बयाना है। इस मंदिर में कोई कृषि भूमि नहीं है। व्यावसायिक संपदाओं में मंदिर की 9 दुकानें, मेला क्षेत्र में अस्थायी चबूतरे है, कोई आवासीय संपदा नहीं है। मंदिर श्री कैला देवी जी झील का बड़ा बयाना में मेलों में अस्थायी दुकानों की नीलामी से विगत 5 वर्ष में कुल राशि 1,61,42,232 रुपये की आय हुई है, जिसका विवरण निम्नानुसार है। वर्ष 2019-20 में 46,36,232 रुपया, वर्ष 2020-21 में मेरे पास जवाब तो आ गया है पहले अब लास्ट में 2 लाइनें रही हैं, सुन लीजिए फिर आपका पूरा। वर्ष 2020-21 में कोविड के कारण मेले में कोई आयोजन नहीं हुए। वर्ष 2021-22 में 36,67,50 रुपया, वर्ष 2022-23 में 61,11,268 रुपया, वर्ष 2023-24 में राशि 17,27,682 रुपये की आय हुई है दिसंबर माह। आप पूरा प्रश्न। माननीय अध्यक्ष महोदय, झील का बाड़ा कैला देवी जी का जो मंदिर है वो न केवल भरतपुर जिले का बल्कि बाहर के भी कई जिलों के आस्था का बहुत बड़ा केंद्र है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी और भरतपुर जिले से आने वाले सभी विधायकों की कुल देवी का मंदिर ये है, लेकिन वहाँ पर 9 व्यावसायिक दुकान होने के बावजूद भी, आत्मनिर्भर श्रेणी का मंदिर होने के बावजूद भी वहाँ पर डेवलपमेंट के नाम पर कुछ भी नहीं है। मैं मंत्री जी से पूछना चाहती हूँ कि इतना बड़ा आस्था का केंद्र होने के बावजूद अब तक डेवलपमेंट के लिए वहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ है। यहाँ हम देखते हैं कि मोदी जी ने शौचालय
जगह जगह निर्मित किए हैं ताकि आमजन को परेशानी नहीं हो। और झील के बाड़े में लगातार वर्षों से एक परंपरा के अनुसार नवरात्र में मेला लगता है, लेकिन वहाँ पर फिर भी शौचालय तक निर्मित नहीं है। तो मैं मंत्री जी से पूछना चाहती हूँ कि वहाँ पर डेवलपमेंट के लिए सरकार की क्या योजना है। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, झील का बड़ा कैला देवी मंदिर में 5 साल में 1,61,42,232 रुपये की आय हुई है और पिछली सरकार ने वहाँ झील का बाड़ा मंदिर में कोई विकास के कोई योजना नहीं बनाई थी। हम निश्चित रूप से इस बार इस बारे में योजना बनाएंगे। जो माननीय सदस्य ने पूछा है उसके संबंध में इनको जवाब देंगे योजना बना करके। अगला प्रश्न छगन सिंह राजपुरोहित। हो गया 2 प्रश्न की, एक क्वेश्चन ही हुआ। 2 हो गए। छगन सिंह राजपुरोहित। अध्यक्ष जी एक क्वेश्चन हुआ है केवल। अरे भाई 2 हो गए, हर मुद्दे में 2 हो गए। माननीय सदस्य बैठिए, 2 हो गए। अध्यक्ष जी उषा मंदिर बयाना में छगन सिंह राजपुरोहित 5000 साल पुराना मंदिर है, उसके विषय में आपकी क्या योजना है? नहीं हो। प्रश्न संख्या 7। अरे 2 सबको अलाउड है, 2 आपके हो गए। ऐसे तो फिर प्रश्न 4 होंगे, फिर उत्तर ही नहीं आएंगे आपके। माननीय मंत्री महोदय। अरे बैठिए। हाँ माननीय मंत्री महोदय आप बोलिए। माननीय मंत्री महोदय आप बोलिए। आप बैठिए, आपका प्रश्न नहीं है। मैं अत्याचार नहीं कर रहा। प्रश्न संख्या 1, निर्माण कार्यों में नियोजित श्रमिकों हेतु भवन एवं अन्य सन्निर्माण श्रमिक कल्याण मंडल द्वारा पंजीकृत श्रमिकों हेतु योजनाओं का विवरण परिशिष्ट 1 पर संलग्न है। ऐसी 13 योजनाएं। प्रश्न नंबर 2 का जवाब है जी नहीं। मंडल कोष से शुभ शक्ति योजना के अंतर्गत विगत 5 वर्षों में हित लाभ के रूप में आवेदकों को कुल रुपए 157.63 करोड़ का हित लाभ दिया गया है। पूरक प्रश्न। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से प्रश्न है कि विगत 5 वर्षों में और विधानसभा में कितने अविवाहित बेटियों को प्रोत्साहन हेतु 55,000 रुपये दिए गए? माननीय मंत्री जी। इसमें शुभ शक्ति योजना है इन बालिकाओं के लिए जिनको संबल दिया गया है, और टोटल जो रजिस्ट्रेशन हर 13 योजनाओं का हुआ है, जो 13 योजनाएं जिनसे लाभान्वित किया जाता है, वो 32.63 लाख का हुआ है। ये सीधा सीधा आंकड़ा इनको विशेषकर शुभ शक्ति को कितना दिया गया ये माननीय सदस्य को मैं सूचित कर दूंगा। लेकिन शुभ शक्ति योजना में करीबन 2.46 लाख आवेदन आए थे, तो उसमें शिकायतें मिली थी। 2022 में शुभ शक्ति योजना के 2.28 लाख आवेदन लंबित थे। इनको वेरीफाई किया जा रहा है और वेरीफाई किया गया तो 92,000 आवेदन गलत पाए गए। तो शुभ शक्ति योजना के फर्जी आवेदन बड़ी संख्या में आने के कारण उनकी वेरीफाई करने की प्रक्रिया चल रही है। जैसे ही प्रक्रिया पूरी हो जाएगी मैं आपको संख्या की अवगत कराऊंगा। ये आपका प्रश्न नहीं है, आपका नहीं है। आप बैठिए, आप बैठिए। माननीय सदस्य और माननीय सदस्य, किसी जिसका पूरा प्रश्न है वही केवल 2 पूरा प्रश्न पूछेगा। आप बीच में नहीं बोलेंगे। हाँ, आप पीड़ा मंत्री से मिलकर करिए। अगला प्रश्न कोई है क्या पूरक? माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मंत्री महोदय ने मुझे आश्वस्त किया है, मुझे विश्वास है कि जो 5 वर्षों में मेरे विधानसभा क्षेत्र में अविवाहित बच्चों के विवाह के समय प्रोत्साहन राशि नहीं दी थी, मुझे विश्वास है कि आगामी समय में इस योजना को जरूर देंगे। धन्यवाद। बैठिए। श्री लक्ष्मण राम। इनका जवाब दे दूं? नहीं हो गया आपका, आगे प्रश्न उत्तर। श्री लक्ष्मण राम। माननीय अध्यक्ष महोदय, क्वेश्चन नंबर 364। माननीय मंत्री जी। कृषि मंत्री जी। कृषि मंत्री जी आपका प्रश्न है। कौन सा है? एग्रीकल्चर का।
8 नंबर अभी बता। ना सरकार जाग रही है श्रीमान जी। प्रश्न नंबर 1। जी हाँ, विधानसभा क्षेत्र मेड़ता में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसानों की फसलों का बीमा किया गया है। खरीफ 2020 से रबी 2022-23 तक रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड द्वारा वर्षवार निम्नानुसार किसानों की संख्या में फसलों का बीमा किया गया है, जिसका वर्षवार विवरण निम्नानुसार है। वर्ष 2020-2021 में 29,992, 2021-22 में 27,454, 2022-23 में 32,164। उक्त विधानसभा क्षेत्र में प्रधानमंत्री माननीय सदस्य बीच में। उक्त विधानसभा क्षेत्र में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना प्रावधानों के अनुसार दर्ज की गई उपज क्षति के आधार पर खरीफ 2020 से रबी 2022-23 तक पात्र बीमित फसल के किसानों को 85.98 करोड़ रुपए का बीमा क्लेम बीमा कंपनी द्वारा जारी किया गया है एवं 7 किसानों के फसल बीमा क्लेम लंबित हैं। लंबित बीमा क्लेमों का भुगतान प्रक्रियाधीन। माननीय सदस्य। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री से पूछना चाहता हूं कि मेरे प्रश्न बिंदु संख्या 2 व 7 किसानों का फसल बीमा क्लेम का भुगतान लंबित प्रक्रियाधीन बताया है। मंत्री महोदय, इन 7 किसानों को बीमा क्लेम की राशि कब तक दे दी जाएगी, ये बताने की कृपा करें। माननीय सदस्य मंत्री जी। जो 7 किसानों का ये बीमा राशि लंबित बता रहे हैं, इन 7 लोगों का 7 करोड़ स्टेट ने जारी कर दिया है। पहले स्टेट जारी करता है, फिर उतनी राशि केंद्र देगा। इस प्रकार से अब केंद्र तक प्रक्रिया चलेगी। उतना जो समय लगेगा उसके बाद पूरा क्लेम मिल जाएगा। जल्द से जल्दी लाइए। श्री मनोज कुमार। प्रश्न संख्या 9। जवाब आ गया, मैं सप्लीमेंट्री पूछ लेता हूँ। अध्यक्ष महोदय, खंड 1 सीधा सप्लीमेंट्री प्रश्न पूछना चाह रहे हैं, आगे बढ़िए। जो भवन बहुत पुराने हो चुके हैं और जहाँ एनएम कार्य नहीं कर रही है क्योंकि वो क्षतिग्रस्त हैं, दूसरे स्थान पर वो काम कर रही है उस वजह से, परंतु उन भवनों का भी जर्जर घोषित नहीं किया है। इनकी संख्या दोनों तहसीलों में कितनी है और इनको कब तक जर्जर घोषित कर नए भवन सरकार बनेगाने का विचार रखती है? मंत्री जी। माननीय मंत्री जी। खंड 1 ब्लॉक विधासर में। जवाब तो आ गया, मैं सप्लीमेंट्री पूछ। पूरे प्रश्न का उत्तर दीजिए। प्रश्न मान लिया, पढ़ा हुआ। क्या चीज? डायरेक्ट जवाब दो। इन्होंने मान्य अरे शांत रहिए, शांत रहिए, शांत रहिए। एक बार दोबारा दोबारा बोल दीजिए। जो भवन बहुत पुराने हो चुके हैं और जहां एनएम कार्य नहीं कर रहे क्योंकि वो क्षतिग्रस्त भवन है, परंतु इन भवनों को अभी तक आपने जर्जर घोषित नहीं किया है। दोनों तहसीलों में इनकी संख्या कितनी है और इनको कब तक जर्जर घोषित कर यहाँ नए भवन बनाने का सरकार विचार रखती है? माननीय अध्यक्ष महोदय, सबसे पहली जो भी जर्जर भवन है वो पीडब्ल्यूडी सर्वे आइडेंटिफाई करती है, उसका सर्टिफिकेशन करती है और उसके बाद जो है जर्जर हालत में जब भवन होता है तो उसको गिरा के और नया भवन बना दिया जाता है। इसके अंदर जो कोई हम आइडेंटिफाई करते हैं, आपके कोई प्रस्ताव है आप भेजिए, हमारे पास भी बजट है, कुछ पीडब्ल्यूडी से होते हैं, तो उसका सर्वे करा के देखकर हम आपको सूचना हम आपको देंगे इसके बारे में। और प्रश्न दूसरा सवाल का मूल जवाब ही नहीं है कि इट इज रिलेटेड टू कितने भवनों में एनएम। मैं तीसरी बार नोट कर रहा हूँ आपको। हर प्रश्न में खड़ा बोल जाते हो, क्या सदन के आप नया समझ कर गए ये सोच रहे हो? आई विल नॉट टॉलरेट इट। सिंपल सा सवाल है कि कितने भवनों में एनएम काम नहीं करे क्योंकि वो क्षतिग्रस्त हो गए बरसात की वजह से या बहुत पुराने की वजह से के, पर विभाग ने अभी लिखा नहीं है पीडब्ल्यूडी का या कहीं भी, वो तब तक लिखे नहीं कि नहीं पीडब्ल्यूडी जर्जर घोषित नहीं करेगी। दोनों तहसीलों में कितने भवन है ये और कब तक इनको जर्जर घोषित करके और अध्यक्ष महोदय,
मूल प्रश्न जो है वो नांगली जी का उन्होंने पूछा, उसका मेरे पास जवाब है। अब आप कह रहे हैं कि फलानी जगह सुजानगढ़ और बीदा आपको मैंने नियम बता दिए। नियम क्या है? सुजानगढ़ और बीदा सर 2 तहसीलों की बात है। 2 तहसीलों की बात करें, उसकी जांच करा लेंगे। मेरे पास आपका प्रपोजल आप भेज दीजिए, उसकी जांच श्रीमती इंदिरा जर्जर हालत में तो करेंगे। ठीक है, बैठिए मंत्री जी। प्रश्न संख्या 10। माननीय मंत्री जी, कौन सा मंत्री है? सूचना प्रौद्योगिकी। अरे हो रहा, मुझे मेरे ध्यान है। पास जवाब आ गया। शिविर कोई कुमार, बात नहीं, कोई बात नहीं। मैं आई विल नेम यू। जवाब मेरे पास आ गया। मेरा काम आप नहीं करेंगे, मेरा काम मैं करूंगा। मेरा काम मुझे आता है, मैं करूंगा। आप बैठिए। अध्यक्ष महोदय, जवाब आ गया। मैं रिप्लाई क्वेश्चन पूछ सकती हूं। उत्तर आने दे। आप सोचते हैं मैं डॉक्टर सर जी, आप माननीय सदस्य हैं, आप हमारे सम्मानीय हैं, आप राजो, आप राजे। अब उनको कहे माननीय मंत्री जी, सदन का मजाक बना रहे। आप बैठिए। अरे उत्तर रहने दीजिए, आप बैठिए। उत्तर, अरे उत्तर दे रहे, मेरा काम है, मेरा काम आप नहीं करेंगे। अरे मेरा काम मैं करूंगा उनको। आप बैठिए, मैं कह रहा हूँ कि आप बैठिए। आई विल नेम यू, मैं आपका नेम लूंगा। आई विल नेम यू। क्या आज मुझे मजबूरन तय कीजिए, एक आध को मुझे बाहर नहीं भेजना पड़े। जवाब मेरे पास आ गया है। अरे ये मेरा जवाब मेरे पास आ गया है। उत्तर आने दे। इसी बात पे मैं सुनूंगा। एक व्यवस्था का तमाशा बनाया 3-4 लोगों ने। आज जिस प्रकार से सदन में मंत्री जवाब नहीं दे पा रहे हैं, मंत्रियों को तैयारी नहीं है, मंत्रियों को ये नहीं पता कि मेरा क्वेश्चन भूल गया है, ये इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? इसका जवाब की तैयारी करके आए। बैठिए, बैठिए। अब ये उत्तर आ रहा है, बैठिए। उत्तर आ रहा है, अरे उत्तर आ रहा है, उत्तर। माननीय स्पीकर महोदय, बिंदु संख्या 1 पे उसका जवाब है जी हाँ, ये सही है। अध्यक्ष महोदय, मेरे पास जवाब आ गया है और मैं सीधा, क्योंकि समय नहीं है, इस वजह से मैं रिप्लाई क्वेश्चन पूछ सकती हूँ। इनके पूरक प्रश्न पूछेंगे। नहीं, इन्होंने कहा उत्तर आ गया, मान मेरे लिया। पास आप पूरक प्रश्न पूछें। जो मैंने पूछा उसका जवाब आ गया है। 24 लाख और 56,000 महिलाओं को फोन वितरण कर चुके हैं। 1 करोड़ का लक्ष्य था और दोबारा से इसमें संशोधन करके 40 लाख महिलाओं को देने का लक्ष्य रखा गया था। उसमें से 24 लाख और 56,000 को मिल चुका है। मैं ये पूछना चाहती हूँ अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मंत्री महोदय से, कि जिस तरीके से जवाब दिया गया है कि इस योजना में महिलाओं को हुए लाभ और जनहित का परीक्षण करके स्मार्ट 4 योजना के आगामी निर्णय लिया जाएगा, कि इसमें हुए लाभ, तो मैं आप सबसे पूछना चाहती हूँ कि जिस तरीके से कोरोना आया, कोरोना के बाद में सभी बालक और बालिकाएं ऑनलाइन पढ़ाई करने का एक ट्रेंड बन गया है, सारे बालक और बालिकाएं ऑनलाइन पढ़ाई करते हैं। तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, सदन के अंदर जितने भी लोग हैं, चाहे पक्ष के विपक्ष हो, सबके बालक ऑनलाइन पढ़ाई करते हैं। क्या गरीब लोगों की बालिकाएं ऑनलाइन पढ़ाई करने की हकदार नहीं है? क्या परीक्षण करेंगे? क्या ऑनलाइन पढ़ाई करने के हकदार नहीं है? तो क्यों जनहित का क्या परीक्षण करेंगे? आप सीधा जवाब दीजिए कि बची हुई बालिकाओं को मोबाइल फोन देंगे, जवाब सुनिए, करेंगे या नहीं करेंगे? जवाब तो सुनिए, जवाब तो सुनिए। आप अंतिम बता दीजिए। जो माननीय स्पीकर महोदय, इनका जो प्रश्न था वो शेष महिलाओं को क्या दिया जाएगा, उसके लिए ये उत्तर दिया था। हमारी सरकार की और केंद्र सरकार की भी और राज्य सरकार की भी अनेकों योजनाएं हैं जिसमें डिजिटल हमने पूरा भारत डिजिटाइज करा है, घर घर तक, गांव गांव तक फाइबर ऑप्टिक गया है। तो ये जो प्रश्न जो पूछा है कि क्या हम ये स्वीकार करते हैं, प्रश्न का समाप्त, बिल्कुल हम हर तरह से पूरे हिंदुस्तान के अंदर डिजिटल शिक्षा पहुंचाने की हर प्रश्न का समाप्त हो गया। प्रश्न का समाप्त। प्रक्रिया के भाई, मैं जब आए मांगे मिस्टर अधिकारी, मैं जब तक खड़ा हूं कोई नहीं जाएगा। मैं सीएस को लिखना पड़ेगा। अब फिर क्या, ये बहुत समय से हो रहा है, अब नहीं होगा। आप बैठ जाइए। ये अपमान हुआ या नहीं हुआ आपको सबको पता है, स्पीकर महोदय को पता है। बैठ जाइए, बार बार बीच में खड़े हो, हर बार खड़े हो जाते हैं। बैठ जाइए आप। माननीय सदस्य बैठिए। आई एम ऑन द लेग्स। बैठ जाइए आप। आई एम ऑन द लेग्स। बैठिए, माननीय बैठिए, बैठिए। माननीय सदस्य बैठिए।
प्रक्रिया के नियम 50 के अंतर्गत प्राप्त स्थगन प्रस्तावों की व्यवस्था। मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नलिखित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है। पहला, प्रदेश में आप बैठे, मैं अमित चेयर, आई एम चेयर, बैठे, धारीवाल जी आई नहीं हूँ मैं, बैठे बैठे बैठे, आपको बैठना है, बैठे बैठे, मैं कह रहा हूँ बैठे, धारीवाल जी बैठे, धारीवाल जी बैठे, धारीवाल जी आई नॉट टॉलरेटेड। मैं स्थगन प्रस्ताव की व्यवस्था दे रहा हूँ, मैं व्यवस्था दे रहा हूँ, स्थगन प्रस्ताव की व्यवस्था दे रहा हूँ, बैठे, आप बैठे, आई एम टेलिंग यू, आप बैठे। मैं स्थगन प्रस्ताव की व्यवस्था दे रहा हूँ। क्या मैं इनका नाम ले लूंगा? शून्यकाल में पॉइंट ऑफ ऑर्डर नहीं होता। मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नलिखित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है। प्रदेश में राजीव गांधी युवा मित्र योजनागत रोजगार प्राप्त शिक्षित युवकों की सेवाएं समाप्त करने से उत्पन्न स्थिति विषयक स्थगन प्रस्ताव निम्नलिखित माननीय सदस्यों से प्राप्त हुए हैं। श्री हरिमोहन शर्मा, श्री अमित चाचाण, श्री अमीन कागजी, श्री अनिल कुमार शर्मा, श्री रोहित बोहरा, श्री लक्ष्मण, श्री विद्याधर सिंह, श्री वीरेंद्र सिंह, सुश्री रीटा चौधरी, श्री राजकुमार रूत। नंबर 2, श्री हनुमान बेनीवाल सदस्य की ओर से प्रदेश में अघोषित बिजली कटौती से आम उपभोक्ता की हो रही परेशानी के संबंध में उपरोक्त प्रस्ताव ऐसे नहीं है कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्रवाई को रोककर इन पर विचार किया जाए, अतः इन पर अनुमति देने में असमर्थ हूँ। फिर भी माननीय सदस्य श्री हरिमोहन शर्मा, श्री रोहित बोहरा और श्री राजकुमार रूत को उनके प्रस्ताव के विषय वस्तु पर 2-2 मिनट बोलने की अनुमति होगी। प्रक्रिया के नियम 295 के अंतर्गत प्राप्त विशेष उल्लेख की सूचनाएं। श्री गोविंद प्रसाद सदस्य की ओर से विधानसभा के क्षेत्र के मनोहर थाना की क्षतिग्रस्त पुलियाओं की मरम्मत कराए जाने के संबंध में श्री रितु बानावत सदस्य की ओर से जिला धौलपुर एवं भरतपुर की जाट जाति के केंद्र की भांति अन्य पिछड़ा वर्ग की अधिकृत सूची में शामिल किए जाने के संबंध में श्री अमीर सिंह भायल सदस्य की ओर से विधानसभा क्षेत्र सिवाना की तहसील सिवाना, समधड़ी और सिंधरी के क्षेत्र को खनिज विभाग जालोर से जिला बाड़मेर या नवसृजित जिला बालोतरा के अधीन करने के संबंध में श्री अर्जुन लाल सदस्य की ओर से निजी कंपनियों द्वारा छोटे किसानों के खेतों में बिना किसी मुआवजे के उच्च क्षमता की विद्युत लाइनें खींचे जाने के संबंध में श्री फूल सिंह मीणा सदस्य की ओर से प्रदेश में पैराफेरी क्षेत्रों में वर्षों से बसी कॉलोनियों में पट्टा जारी नहीं किए जाने के उत्पन्न स्थिति के संबंध में श्री चेतन पटेल कोलाना सदस्य की ओर से प्रदेश में अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के छात्र छात्राओं की बकाया छात्रवृत्ति का शीघ्र भुगतान करने के संबंध में श्री मनीष यादव सदस्य की ओर से श्री विधानसभा क्षेत्र शाहपुरा से गुजरने वाले नेशनल हाईवे 48 पर हो रही मादक पदार्थों की तस्करी को रोकने हेतु समुचित कार्रवाई करने के संबंध में श्री शैलेश सिंह सदस्य की ओर से भरतपुर संभाग के डीग जिले में उद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय खोलने के संबंध में श्री उदयलाल डांगी सदस्य की ओर से विधानसभा क्षेत्र वल्लभनगर में जल कनेक्शन से वंचित पंचायतों को जल जीवन मिशन से जोड़ने के संबंध में श्री संदीप शर्मा सदस्य की ओर से कोटा शहर में सार्वजनिक स्थानों पर अवैध मांस की दुकानों द्वारा खुले में मांस विक्रय को अविलंब बंद करवाने जाने के संबंध में श्री हरि सिंह रावत सदस्य की ओर से विधानसभा क्षेत्र भीम की नवगठित नगर पालिका के कार्यालय का गठन कर अधिकारियों कर्मचारियों की नियुक्ति करने के संबंध में श्री बाल मुकंदाचार्य सदस्य की ओर से जयपुर शहर के परकोटे से बहुसंख्यक समाज के लोगों के हो रहे पलायन को रोकने के संदर्भ में श्री हनुमान बेनीवाल सदस्य की ओर से जिला जयपुर एवं जोधपुर में नगरीय विकास एवं आवासन विभाग के अधिकारियों के संरक्षण में बिल्डरों द्वारा बिल्डिंग बायलॉज के प्रावधानों का उल्लंघन करने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में श्री कैलाश वर्मा सदस्य की ओर से जिला जयपुर में 200 फीट चौराहे से लेकर बगरू पुलिया तक लगने वाले असामयिक ट्रैफिक जाम से आम जनता को ही हो रही परेशानी से उत्पन्न स्थिति के संबंध में श्री थावरचंद मीणा सदस्य की ओर से विधानसभा क्षेत्र धरियावाद की तहसील धरियावाद में कृषि मंडी के खाते में
दर्ज भूमि पर लगे स्टे को हटाकर किसानों को लाभान्वित करने के संबंध में माननीय सदस्यों को उनके द्वारा दी गई सूचना को पढ़ने की अनुमति होगी। श्री हरि मोहन जी शर्मा। सबसे पहले तो मैं आपका आभार व्यक्त करूं कि मुझे इस प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया। मान्यवर, मैं इस बात से बहुत प्रसन्न हुआ था कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने योग्यतम लोगों के चयन को छोड़कर एक साधारण परिवार के व्यक्ति को राजस्थान के मुख्यमंत्री बनाने का अवसर दिया। और हमें ये उम्मीद थी कि जिस वर्ग से, जिस पिछड़ी सीट पर बैठे हुए जिस व्यक्ति को राजस्थान का मुख्यमंत्री बनाया, वो व्यक्ति राजस्थान के सभी लोगों के साथ न्याय करेगा। लेकिन मुझे अफसोस है, जो सबसे पहला काम माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया, वो 5000 लोगों को जिनके लिए रोजगार दिया जा रहा था राजस्थान की पूर्ववर्ती सरकार के द्वारा, उन रोजगारों को बेरोजगार बनाने का जो काम किया, ये उनसे हमको अपेक्षा नहीं थी। हमको उनसे अपेक्षा थी कि जिस वर्ग से वो आए हैं, जिस पिछड़े स्थान से आए हैं और जिनको इतने बड़े स्थान पर बनाया, तो कम से कम वो पिछड़े लोगों का, जो गरीब लोगों का, उनके हितों का तो ख्याल रखेंगे। लेकिन प्रथम काम जो उन्होंने किया, ये निंदनीय कृत्य है। माननीय राजस्थान सरकार ने 2023 और 24, 2023 के बजट में, 2023-24 के बजट में इन बेरोजगारों के लिए, इन राजीव गांधी युवा मित्रों के लिए एक योजना बनाई। उनको करना था कि राजस्थान की और केंद्र की जो सरकार की जो योजना है, वो उनको जन जन तक पहुंचाए। जन जन तक पहुंचा करके उन योजना की क्रियान्विति ठीक प्रकार से हो पा रही है या नहीं हो पा रही है, उन बातों पर वो योगदान दें और राजस्थान सरकार को उनकी योजना के मामले में जानकारी दे। लेकिन अफसोस इस बात का है कि उन्होंने योजनाओं की जानकारी देने के बाद भी, सारे काम करने के बाद भी, बिना कुछ नोटिस दिए 5 दिन भी ये सरकार इंतजार नहीं कर सकी कि उनको 5 दिन तो उनको जो समय था उसमें करने देना, उनको नोटिस दिया और न कुछ दिया। माननीय, आपने भारतीय जनता पार्टी में मोदी जी ने गारंटी दी थी। अब समाप्त मोदी जी ने, मैं सही लाइन पे बोल रहा हूँ, सब मुझे बोलने वाले हाँ बोलेंगे। मोदी जी ने गारंटी दी थी कि 2,50,000 लोगों को आगे आने वाले समय में वो रोजगार देंगे। लेकिन प्रथम काम जो इस सरकार ने किया, रोजगार देना तो दूर, अपने चुनाव घोषणा पत्र में भी इन्होंने वादा नहीं किया था कि हम जो यहाँ जो लोग लगे हुए हैं उनको हम निकालेंगे। लेकिन रोजगार देना तो दूर, इन्होंने 5,000 लोगों को बेरोजगार किया। मान्यवर, 5,000 लोगों को बेरोजगार किया। उनके परिवारों के साथ जो अन्याय किया वो बिल्कुल गैरकानूनी, नियमों के विरुद्ध, मानवीय दृष्टिकोण से विपरीत है। एक बात में जरूर निवेदन करना चाहता हूं, एक बात में जरूर निवेदन करना चाहता हूं। 2 मिनट के 4 मिनट। माननीय, आप 1 मिनट मेरी बात सुन लें। माननीय, इनको नाराजगी हो सकती है राजीव गांधी के नाम से, इनको नाराजगी हो सकती है पंडित जवाहरलाल नेहरू के नाम से, इनको नाराजगी हो सकती है इंदिरा गांधी के नाम से, इनको नाराजगी हो सकती है प्रियंका गांधी के नाम से। इनको नाराजगी होने का मूल कारण आप देखिए कि जिन लोगों ने स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी, जेलों में गए, महात्मा गांधी जेलों में गए, हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू जेलों में गए, इंदिरा गांधी जेलों में गई, लेकिन उस समय स्वतंत्रता की लड़ाई में जो गद्दारी करने वाले विचारधारा के लोग थे, वो कभी भी ये नहीं चाहते उनके नामों को, पुराने सदस्य, उनके नामों को, आप पुराने सदस्य रोहित बोरा बोलेंगे। हो गई ये बात, यही होगा जब माननीय सदस्य, यही होगा। अगला बोले, 3 लोग इसी विषय में बोलने वाले, 3 लोग बोले। आप बैठिए, आपको क्या कहा, यही तरीका है, बैठिए। मैं आपसे ज्यादा तरीका जानता हूँ। आप बैठिए, रोहित बोरा बोलना है तो बोलना शुरू करिए। अंकित नहीं होगा विषय। 5 मिनट हो गए, इतना थोड़ी 2 मिनट की बात, 5 मिनट हो गए। अब अगला यही विषय बोलेगा। आप अगले आधे घंटे की चर्चा में ये विषय ले आए। आप बैठिए। अरे 4 मिनट हो गए, अब बैठिए।
अब अगला भी ये विषय बोलेगा। मैंने नाम पुकार लिया है। हरिमोहन जी माननीय सदस्य, आप सम्मानीय हो, पुराने हो, चर्चा हो आप जाएगी। बैठिए। आधे घंटे की चर्चा हो जाएगी। आप बैठिए, आप बोलना शुरू करिए। आप चर्चा, आप प्रस्ताव लेके आ जाओ, चर्चा करवा देंगे। आप प्रस्ताव लाइए। अरे बोराज जी, बोराज जी। धन्यवाद स्पीकर साहब। स्पीकर साहब, सिर्फ संरक्षण उधर नहीं दीजिए, इधर भी दीजिए। आपको ये बताना पड़ेगा कि ये राजीव गांधी युवा मित्र 5000 जो आपके प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि 2 करोड़ रोजगार हम हर साल देंगे, तो 10 साल में आपने अभी तक 20 करोड़ रोजगार तो दिए नहीं। आपने इन बेचारे 5000 रोजगारों को जो दिया था, आप बीच में मत बोलिए, आप मंत्री हो सकते हैं, बीच में बोलने का अधिकार नहीं है आपको। माननीय सदस्य, माननीय सदस्य बैठिए, 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 अरे बैठिए। माननीय स्पीकर साहब, माननीय ये बन जाए। माननीय सदस्य, आपसे भी निवेदन कर रहा हूं कि राजस्थान प्रदेश के बारे में आपने पूछा है, आप प्रदेश तक सीमित रखिए, अपना विषय रखिए। सर, मैं आपको वही कह रहा हूं कि जो 20 करोड़ आपने वादा करा था, यह आपके संकल्प पत्र में था, जिसको आपके मुख्यमंत्री ने बोला कि हमारी डबल इंजन की सरकार है। या तो मुख्यमंत्री जी मना कर दें कि डबल इंजन की सरकार नहीं है और वो फॉलो नहीं करेंगे मोदी जी को, कह दे। अरे ये कह दे वो। अरे मेरे को पता है, मेरे को मत समझाइए, मेरे को पता है पर्ची क्या लगाइए, मेरे को मत समझाइए। आपके खुद के एमएलए लिख रहे हैं, जवाहर सिंह बेडम का लेटर है, आपके करौली वाले दर्शन सिंह गुजर का लेटर है कि इन लड़कों को मत निकालिए। ये मैं अकेला नहीं कह रहा हूं। और उन लड़कों की हालत आपने क्या कर रखी, उनको परमिशन नहीं दे रखी। रात को हमारी बहन बेटियां वहां सड़क पे सो रही हैं, उनको कंबल तक प्रोवाइड नहीं हो रहा, उनको आप पानी तक प्रोवाइड नहीं कर रहे। ऐसा दमनकारी, ऐसी असंवेदनशील सरकार हमने देखी नहीं। और आपने हटाया क्यों? क्योंकि उसके आगे लिखा हुआ था राजीव गांधी मित्र, इसलिए आपको हटाया। मिर्ची इसलिए लगी आपको, और किसी की मिर्ची नहीं है। मिर्ची इसकी है कि उसमें क्यों लिखा है कि राजीव, अरे नाम बदल देते, उन लड़कों को क्यों निकाल रहे हो? और उन लड़कों ने सिर्फ हमारी फ्लैगशिप योजनाओं पर प्रसार नहीं करा है, आपकी फ्लैगशिप योजनाओं पर भी प्रसार करा है। ये सिर्फ कांग्रेस के लिए नहीं है, उनने बीजेपी के लिए भी उतना ही काम करा है जितना कांग्रेस के लिए काम करा है। और ये लड़के कोई ऐसे नहीं लगाए गए थे, बाकायदा इनका इंटरव्यू हुआ था। इंटरव्यू के बाद इनकी ट्रेनिंग हुई है, हर संभागीय स्तर पे 3-3 दिन का ट्रेनिंग प्रोग्राम ही। ये तो पता नहीं ना आपके मंत्री को, बोलना आता है आपको, सिर्फ समझ में आता नहीं है। और भारत संकल्प यात्रा में इनने काम किया, उसका कैंपों में काम किया। आप क्या ऐसे ही लोगों को निकालना चाहते हैं? इसी तरह से आप असंवेदनशील कार्य करेंगे? जिस तरह से आपने ये करा है, ये बहुत ही निंदनीय काम है। और मैं चाहता हूं कि ये सरकार अपना डिसीजन वापस ले और इन लड़कों को वापस लगाए। धन्यवाद। श्री राजकुमार रोत महोदय, स्थगन प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया। माननीय अध्यक्ष महोदय, आज नई सरकार बनी, राजस्थान का युवा सोचता है कि हमारे हित में अच्छा काम हो, भर्तियां निकले, लेकिन जिस तरीके से 25/12/2023 को जो लेटर आया और उस पत्र के तहत 5000 युवाओं, उनके परिवारों, और ये युवा, इनका काम ये था कि केंद्र और राज्य की जो योजना है, इस योजना को उस गरीब तक पहुंचाना, जो गरीब शहर से दूर है, जिस गरीब परिवार में एजुकेशन नहीं है, उनको केंद्र और राज्य की योजनाओं को उस तक पहुंचाना, उनका उस तक लाभ पहुंचाना, ये उनका काम था। माननीय अध्यक्ष महोदय, इनको पिछली सरकार ने लगाया। अब इस सरकार ने अब क्या सोच के ये निर्णय लिया, हमारी समझ से बाहर है। लेकिन मैं आपके सामने इस राजनीतिक विचारधाराओं से परे हटके इन युवाओं की जो भावना है, इन युवाओं का जो दर्द है, और इनको हटाने की वजह से उन गरीब परिवारों पे क्या असर पड़ने वाला है,
जिन गरीब घर में जाके ये युवा बता रहा था कि ये आपकी योजना है, आप इसके पात्र हो और आप इसके तहत आवेदन करो, उन परिवारों पर क्या असर पड़ने वाला है उसको लेके बात रखना चाहूंगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, अब हटाने के पीछे कई तर्क हो सकते हैं, लेकिन हमें एक भी सही तर्क नहीं लग रहा है। पूर्व सरकार ने लगाया था, कुछ नेताओं ने यह स्टेटमेंट दिया कि कांग्रेस के कार्यकर्ता थे। इन युवाओं पे क्या गुजरी होगी उस समय? वो राज्य सरकार की योजना नहीं, केंद्र की योजनाओं का भी प्रचार उस गरीब घर तक पहुंचा रहे थे। आज धरना चल रहा है इन युवाओं द्वारा। लेकिन मैं एक बात और बताना चाहूंगा कि पिछली वसुंधरा गवर्नमेंट की सरकार ने लास्ट में जाते वक्त पंचायत सहायक की भर्ती की, और उन पंचायत सहायक की जो भर्ती थी वो सरपंच और प्रिंसिपल मिलकर तय करते थे कि कौन बनेगा। इसमें कोई इंटरव्यू नहीं हुआ, कोई मेरिट नहीं बनी। लेकिन इसके बाद कांग्रेस की सरकार आई और उस सरकार ने उनको नियमित रखा, और उसी सरकार ने पंचायत सहायक को एक सम्मानजनक पद दिया और सम्मानजनक सैलरी दी। हम इस सरकार से भी ये आशा चाह रहे हैं कि पिछली सरकार ने जो लगाया था वो किसी के कार्यकर्ता नहीं थे, इनका इंटरव्यू हुआ। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सारे सदन को बताना चाहूंगा, मैं उस धरना स्थल पे गया और एक व्यक्ति ने, बच्चे ने बोला कि मैं आरएसएस द्वितीय वर्ष प्रशिक्षित हूं। अगर कांग्रेस ने भेदभाव पूर्ण तरीके से और कार्यकर्ता आइडेंटिफाई करके अगर लगाया होता तो मैं कैसे लगा, ये उस आदमी ने सवाल किया। ये अध्यक्ष महोदय, मैं ये चाहूंगा, ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में धरना देना, आवाज उठाना सबका अधिकार है, यह अधिकार हमको संविधान देता है। लेकिन उन बच्चे आज धरना दे रहे हैं, उनके आसपास टॉयलेट है, वो टॉयलेट पे ताला लगा दिया जा रहा है, वहां रात को लाइटें बंद की जा रही है, छोटे छोटे बच्चे लेके महिला वहां बैठी हुई है। उस परिवार पे क्या गुजरती होगी जिस परिवार ने यह सोचा था मेरा बच्चा कुछ नौकरी लग गया और उसको तत्काल हटा दिया गया। माननीय अध्यक्ष महोदय, कई भाजपा के विधायकों ने भी पत्र लिखा है, 20 से 25 भाजपा के विधायकों ने भी पत्र लिखा है। हम चाहेंगे माननीय सदस्य सहायकों, इन जो बैठ के बात करिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, इनकी भावना को समझते हुए जो सरकार के मंत्री हैं, मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करना चाहूंगा और आप इस पे सख्त कार्रवाई करते हुए सरकार को निर्देश करें कि इन राजीव गांधी युवा मित्र को एज इट इज वापस लगाया जाए, और जो धरना दिया जा रहा है अभी तक परमिशन नहीं दी गई है, उनको परमिशन दे और इन युवाओं को राहत पहुंचाए, उस गरीब घर तक राहत पहुंचाए। छोटे छोटे बच्चे लेके सरकार मेडिकल की सुविधा करवाए। ध्यान करना चाहते आ गया। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपसे अंतिम यही निवेदन करना चाहूंगा कि इनको बहाल किया जाए। बैठिए। अध्यक्ष जी, आपका संरक्षण चाहूंगा। ये एक बहुत ही संवेदनशील मामला है जिसमें 5000 राजीव गांधी युवा मित्र लगातार धरने पे बैठे हैं, आमरण अनशन कर रहे हैं, उनकी स्थिति बिगड़ रही है, हॉस्पिटल में भी एडमिट हो रहे हैं, उनके बिजली के कनेक्शन काटे जा रहे हैं, पानी के सप्लाई उनकी रोकी जा रही है, उनको बिस्तर नहीं दिए जा रहे हैं, पुलिस उन पे अत्याचार कर रही है। आप सरकार से जवाब तो दिलवाइए कि उनको वापस लेंगे, उनको वापस आप काम पे लीजिए, ये बहुत सीरियस मामला है। बैठिए। आपको आप जवाब दिलवा दीजिए सरकार से। अध्यक्ष जी, श्री गोविंद प्रसाद 295 जवाब तो दिलवाओ अध्यक्ष जी। अध्यक्ष जी जवाब दिलवाओ, ये बहुत ही महत्वपूर्ण मामला है। ये बहुत महत्वपूर्ण मामला है अध्यक्ष जी, आप इसकी बात को समझिए। वो 5000 युवा मित्र नहीं है, 5000 परिवार है। उनका परिवार किन परिस्थितियों से गुजर रहा है, आप इसमें जवाब दिलवाइए। आप जवाब दिलवाइए अध्यक्ष जी। प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियम के आप जवाब दिलवाइए अध्यक्ष जी। राजीव गांधी युवा मित्रों को वापिस लीजिए। उल्लेख प्रस्ताव 5000 परिवार किन परिस्थितियों के अंदर बैठे हैं, आपके नेता आपको सरकार से जवाब दिलवाना पड़ेगा, उनको वापस लेना पड़ेगा। आप कंटिन्यू रखिए। आप जवाब दिलवाइए उनका। अध्यक्ष महोदय, मेरे विधानसभा क्षेत्र मनोर थाना में अधिक बारिश के कारण अत्यधिक पुलिया पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हो चुकी है, जिसके कारण आने जाने वाले राहगीरों को भी हम इसके लिए कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, तथा PMGSY से बनी रपटों पर भी बरसात के दिनों में पानी आ जाने के कारण कई घंटों तक जाम लग जाता है।